The native education. Okay. So And then उसके बाद women caste and reforms and making the movement. national movements. National movements, yes. ठीक है. So सबसे पहले मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम 1870 से लेकर 1947 तक के टाइम पीरियड को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है. ओके. द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट. देखिए, एज वी नो डैट कि 1947 एक ऐसा डेट था जहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश से, ठीक है. लेकिन अगर हम बहुत पहले जाएं, ठीक है, हम 19th सेंचुरी के मिडिल 19th सेंचुरी की अगर बात करें, 19th सेंचुरी अगर हम बोलते हैं तो 19th सेंचुरी बोलने का लॉजिक ये है सर कि 1801 से लेकर 1899 तक की टाइम पीरियड को हम 19th सेंचुरी बोल रहे हैं, ठीक है. नाउ वी आर इन 21st ऑफ सेंचुरी, ठीक है, जहाँ पे हम 2001 से लेकर 2099 तक की ड्यूरेशन को कवर कर रहे होते, ठीक है. अब 1870 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, 1870 की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए, ठीक है, जिनका मेन फोकस यही था कि वो नेशनलिज्म इन इंडिया को बूस्ट करे, ठीक है, प्रमोट करे, ठीक है. नेशनलिज्म एक ऐसा भावना है, एक ऐसा फीलिंग है जिसमें लोगों के अंदर ये डालने की कोशिश करी जा रही थी कि अगर ये हमारी कंट्री है तो यहीं के लोग इस पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करें और ग्रो करें और डेवलप करें. मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना. जैसे लेट सपोज करो कि नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद होता है और इसका सिंपल सा लॉजिक ये आप समझ के चलो कि ब्रिटिश बाहर आउटसाइडर है जो यहाँ आया, ठीक है, एस्टेब्लिश किया एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और धीरे धीरे वो अपना जो है सो इंडिया के ऊपर जो है सो कैप्चर करना, कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. नेशनल मूवमेंट्स इसलिए हुए ताकि हम एज ए इंडियन सिटीजन ये चाहते थे कि ब्रिटिश हम पर कंट्रोल ना करे, हमारा कंट्रोल हमारे में से किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि एक पार्टी फॉर्म करती है वो करके दिखाए, ठीक है. अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है 1870 का कि उस टाइम पे 1870 के टाइम पे 1870 के टाइम पे कौन कौन से मूवमेंट हुए, ठीक है, और कौन कौन से इश्यूज थे और कौन कौन से डिमांड्स थे उस टाइम के नेशनल फ्रीडम फाइटर्स के, ठीक है. हमारे जो उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम के उन लोगों के क्या क्या डिमांड थे. जब हम बात करते हैं तो एक जो वेरी फर्स्ट पेज है, जो सबसे पहला पेज जो मुझे दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि ये चैप्टर 9 से पहले आपने क्या क्या पढ़ लिया है. तो इसमें सबसे पहला ये बता रहा है कि द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट द टेरिटरीज एंड टेक ओवर द किंगडम. हमने ये समझ में आ गया था इस अभी 1870 से पहले की जो है सो ब्रिटिश पूरी तरीके से इंडिया को कैप्चर कर लिया था और बहुत सारे नए लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस भी वो काफ़ी खोल रहा था, जैसे कि तहसील ऑफिस हो गया, टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स, ठीक है, टू रिकॉर्ड ऑल द कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें हो रही थी. साथ ही साथ पुलिस स्टेशन खोले जा रहे थे, मजिस्ट्रेट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, ये सारी चीज़ें खोली जा रही थी, ठीक है. साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो अपने मजदूर थे, जो ट्राइबल्स थे, इन लोगों की भी जो लाइफ थी वो चेंज हो रही थी. 19th सेंचुरी के लास्ट तक में जो एजुकेशनल सिस्टम था वो भी चेंज हो रहा था. सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे थे. बहुत सारे ऐसे सोशल बैड प्रैक्टिस थे, जैसे कि अभी पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि जो सती प्रथा था वो एबोलिश किया गया, ठीक है. सती प्रथा आपको पता है क्या होता है? जब किसी भी वुमेन का हस्बैंड अगर डेथ कर जाता था तो उस वुमेन को भी उसी के साथ जो है सो जला दिया जाता था,
ठीक है। तो इस तरीके के प्रैक्टिस को जो है सो एबोलिश किया गया, ठीक है। और फिर सबसे पहला रिवोल्ट हुआ, सबसे पहला विद्रोह हुआ 1857 में, 1857 में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है सो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनने वाली जितनी भी चीज़ें थी उनका डिक्लाइनेशन होने लगा, उसको बंद करने लगे गवर्नमेंट, उस टाइम के गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो जो है सो प्रमोट करने लगे मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट को, ठीक है। अब आते हैं कि किस तरीके से जो है सो पूर्ण स्वराज सभा और किस तरीके से लोग जो है सो सॉवरेन की तरफ बढ़े। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि दी कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मैंने आपको बताया कि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उसका कंट्रोल किसी आउटसाइडर के पास हो, ठीक है। कोई भी कंट्री यही चाहेगा कि उस कंट्री का जो कंट्रोल होगा उसी कंट्री के किसी लोग या ग्रुप ऑफ लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉवरेनिटी जो होती है वो एक टर्म है जो कि डिनोट करती है कि पूरा का पूरा जो पावर है, इंडिपेंडेंसी, आज़ादी जो है वो होनी चाहिए सारे लोगों में बिना किसी दूसरे के इंटरफेरेंस के, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1970 से हम टाइम पीरियड को इस चैप्टर में आगे फॉरवर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले लिखवाना चाहता हूं कि आर्म्स एक्ट जो है सो 1878 में पास हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पास हुआ, पास। अब आर्म्स एक्ट जो पास हुआ ना, वो क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो एक्ट था बेसिकली, ये जो नियम था, ये इसलिए पास हुआ ताकि किसी भी इंडियंस को आर्म्स रखने की आज़ादी नहीं दी गई, ठीक है। यानी कि अगर आप लेट सपोज करो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आप रिवोल्ट करते हो, ठीक है, आप रिवोल्ट करते हो तो आपके पास आर्म्स होने जरूरी है। उस टाइम पे बंदूक नहीं तो आर्म्स के तौर पे कुछ भी हो सकते थे, चाकू हो सकता है, नाइफ हो सकता है, तलवार हो सकता है, तीर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप लेकर नहीं रख सकते हो, ठीक है। इसीलिए एक एक्ट लाया गया, आर्म्स एक्ट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। क्लोज करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ लाया गया, ठीक है, जिसको आर्म्स एक्ट बोला गया। और ये बेसिकली क्या कर रहा था, ये डिस अलाउ कर रहा था इंडियंस को फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, ठीक है। बट अगर किसी के पास हुआ तो जेल जाएगा। नहीं, अगर वो राजा वगैरह हुआ तो वो भी जेल जाएगा। एनी आर्म्स, ठीक है। अब उसी साल 1978 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लॉन्च किया गया, यानी 1978 में वर्नाकुलर एक्ट, क्या लिखा है, इंडियन टू प्रेस एक्ट भी लाया गया। मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। जितने भी लीडर्स थे उस टाइम के, ठीक है, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। दादा भाई नौरोजी हो गया, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छे पोइट्री थे और बहुत ही अच्छे राइटर थे, और वो अपने बहुत सारे फीलिंग्स को न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। अब लेट सपोज करो कि न्यूज़पेपर अगर पूरे कंट्री में जा रही है, कोई भी इंडियंस की कोई भी एक आर्टिकल को लोग पढ़ के उसके अंदर भी ये भावना आ जाएगी कि नहीं, हमें तो आज़ादी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी बैंड करना चाहिए, जहाँ पे किसी भी इंसान की जो इंडिपेंडेंस है अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की, उसको भी बैंड कर दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। कि कोई भी इंडियंस अपने किसी भी नेशनलिज्म की बात को प्रेस के अंदर नहीं छपवाएगा, ठीक है, वो अपनी बात को नहीं लिखेगा, यानी कि किसी को पता ही ना चले कि अंदर चल क्या रहा है। तो इंडिया पेपर में ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तो कंपनी इंडिया में थी ही ना, तो न्यूज़पेपर आती तो आर्टिकल पढ़ेंगे, वो भी तो पढ़ेंगे ना। फिर
लिखिए। ये लिख लीजिएगा, इट डिसअलाउइंग इंडियंस टू पोजेस एनी आर्म्स। इसमें लिखिएगा वर्नेकुलर एक्ट में लिख लीजिएगा, इट डिसअलाउ टू एक्सप्रेस एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, थ्रू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। नहीं, फिर से आप रिपीट करें। लिखिएगा इट, इट वर्नेकुलर का स्पेलिंग आपने सही से लिख लिया पहले, तो ये बताओ। VRNACULA, VERNACULA, हाँ NACULAR, वर्नेकुलर एक्ट, ठीक है, प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट, ठीक है। लिखेगा इट डिसअलाउ इंडियंस टू एक्सप्रेस anything against British government। It disallow Indians हाँ, to express anything against British government, anything against British government, anything against British government through newspaper article, through newspaper article। अब 1883 में लिखिएगा, नेक्स्ट 1883 में एल्बर्ट बिल आया। इस बिल के अकॉर्डिंग ALBERT है कि ILBERT? ILBRT। लिखिएगा दिस बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश बिटवीन, This bill provided for the trial of British or European person, provided for क्या लिखा आपने? This bill provided for the trial of British or European persons by Indians and South SOUGST, equality between British and Indian judges in the country। equality between British and Indian judges in the country, British and Indian judges in the country। अब मैं आपको पूरा सिचुएशन समझा। इन द कंट्री। अब देखो, ये बिल के अकॉर्डिंग ये हुआ कि इंडियंस एंड ब्रिटिश के जो जज होंगे उनकी जो इक्वल नंबर ऑफ जज अपॉइंट होंगे, ठीक है, ये सिचुएशन थी। लेकिन जो वाइट अपोजिशन थे, जो बेसिकली जो ब्रिटिश के जो लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है
तो फिर जो जुडिशियरी होगा उसमें 50% इन्फ्लुएंस इंडियंस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो विड्रॉ करने की कोशिश करे बिल को, इसको करने की विड्रॉ करने की कोशिश करे बिल को। जैसे ही विड्रॉ करने की कोशिश किए जो इंडियंस थे वो इंडियंस गुस्से हो गए, ठीक है, और वो फिर मास लेवल पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो है सो आगे आ गए। अब एक नेशनल कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है जिसकी 1885 में क्या हुई, एस्टैब्लिशमेंट हुई। लिख लीजिए यहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश। मतलब वो कांग्रेस, हाँ कांग्रेस अभी एक पार्टी है, अभी अभी जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत पुरानी पार्टी है, 1885 में एस्टेब्लिश हुई थी इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज को अपोज करने के लिए, ठीक है, और इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एस्टेब्लिश हुआ जब पूरे कंट्री में एक बॉम्बे में दिसंबर में एक ना मीटिंग रखी गई, ठीक है, 72 लोगों की, और उनमें कुछ लीडर्स थे जिसमें दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और उसके बाद जो है सो WC बनर्जी थे और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और ये सारे लोगों ने जो है सो बॉम्बे और कलकत्ता में मीटिंग रखी, ठीक है। जब कांग्रेस एस्टेब्लिश हो गया तो 1885 में जब एक मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में यही डिस्कस किया गया कि हमें एक सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, और हमें अपोज करने पड़ेंगे इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज को, ठीक है। अब मैं आपको आगे बात करता हूँ कि इंडियंस की क्या क्या डिमांड थी। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भी मुझे दिखा था NCERT के एक्सरसाइज में। Why were the people dissatisfied with the British rule in 1880s? तो वही सब रूल था। अगर पहला क्वेश्चन आता कि क्यों डिससेटिस्फाइड द ब्रिटिश रूल से 1870s और 1880s में, ये 3 रूल डाल देना। पहला आर्म्स लॉ के कारण, दूसरा वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के कारण, और तीसरा अल्बर्ट बिल के कारण, ठीक है, ये सारे रीजन हो जाएंगे। हु डिड द नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? कौन चाहता था कि नेशनल कांग्रेस जो है सो उनके लिए आवाज उठाए? व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या डिमांड्स थे, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है ना। मॉडरेट्स यहाँ बोलने का मतलब होता है कि उस टाइम के, उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उस फ्रीडम फाइटर्स के क्या क्या डिमांड्स थे। तो डिमांड में से सबसे पहला डिमांड ये था कि वो चाहते थे, नेक्स्ट टॉपिक लीजिएगा, डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स बोलने का मतलब कि दैट टाइम 1870 से लेकर 90, आप बोल सकते हो 1990s के टाइम के जो लीडर्स थे ना, उन लीडर्स को हम मॉडरेट्स बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम के पीरियड के लीडर्स को। तो उन लोगों का क्या डिमांड था? तो सबसे पहला जो डिमांड था, इट डिमांडिंग ग्रेट वॉइस फॉर द इंडियंस द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो चाहते ये थे कि हमारा एक तो ये गवर्नमेंट है और दूसरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो गवर्नमेंट में भी तो बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, जैसे अभी भी MLA होता है और MP होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो बहुत सारे पोजीशन होते हैं, जैसे कि लेट सपोज करो पुलिस हो गया, DM हो गया, है ना, हम बात कर रहे हैं तहसील हो गया, जो जमीन का वर्क देखता है। यानी लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में हिस्सेदारी चाह रहे थे इंडियन चाहते थे कि वो भी अब गवर्नमेंट के भी पार्ट बने और एग्जीक्यूटिव्स के भी पार्ट बने, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में उन्हें भी जगह दी जाए, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि उनकी ये भी डिमांड थी कि जो हाई पोजीशन होती है गवर्नमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट में जो हाई पोजीशन होती है, जैसे ले सपोज करो कि IAS रैंक की जो जॉब होती है ना, उसका एग्ज़ाम जो होता था सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था वो लंदन में होता था। तो वो डिमांड की, इंडियंस ने डिमांड किया कि लंदन में ना होकर जो है सो इंडिया में भी उसकी एग्ज़ाम होनी चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है
कि फॉर दिस पर्पज इट कॉल्ड द सिविल सर्विसेज टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयर डिमांड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गिव इक्वल opportunity in government and administration ठीक है, they demanded that ये भी लिखना है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेट। नहीं, यहाँ पे ये वाली लाइन से लिखना। they demanded that civil services examination would be held in India as well, not in लंदन ओनली। उस टाइम पे सिर्फ लंदन में यूपीएससी का यानी कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की ब्रिटिश के गवर्नमेंट जो है सो वहीं के लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ भेजती थी प्रैक्टिस के लिए कि आप यहाँ पे रूल करो। तो इंडियंस का यह डिमांड था कि अगर हम भी कैपेबल हैं तो हमें भी पोजीशनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, हम भी एग्जाम देंगे, हम भी बैठेंगे एग्जाम में, अगर हम पास करते तो हमें भी वो पोजीशन दीजिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि ये चीज़ जानते थे ब्रिटिश जनरली एज्यूम डेट कि इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशंस और ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो जानते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम नहीं दे सकते हैं उन्हें, है कि नहीं? ठीक है। टू गवर्नमेंट टू give equal opportunity give equal opportunity in government and administration. They demanded that civil services examination would be held in India as well, not in London only. लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये कौन बोला था, पता है आपको? नहीं। लिख लीजिए पहले तो, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक। देखो, दो तीन नाम है, एक है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय
बाल गंगाधर तिलक, और एक है बिपिन चंद्रपाल। इन लोगों को लगता था कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलने वाली है, विदाउट वायलेंस हम आज़ादी ले ही नहीं सकते हैं। और उनका ये मानना था, ये जो गांधी जी लोग हैं, इन लोगों का जो आइडियोलॉजी है, इससे तो आज़ादी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चाहते क्या थे कि हमें जो है सो, वो चाहते थे कि हम सारे लोगों को ये समझाएं, है ना, कि वो अपने स्ट्रेंथ पर वर्क करे, ना कि फॉर द गुड फॉर दी गवर्नमेंट। वो ऐसी कोई भी वर्क ना करे जो सिर्फ हेल्प करे गवर्नमेंट को, वो सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे काम करे। लिखा हुआ है, दे आर्ग्यू दैट द पीपल must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. People must fight Swaraj, and they should fight. They argued to people that they should work on their strength, not just for good of government. They should fight for स्वराज। देखो, स्वराज का मतलब ये होता है, स्वराज का मतलब कि अपना राज, खुद का राज होना चाहिए, ठीक है। अपना राज होना चाहिए, मतलब यही के लोग जो है सो अपने कंट्री पर राज करें, इसलिए स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। लिखिएगा इसके अंदर कि ये तीन जो लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, बंकिम बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दे आर्ग्यू, वो लोगों को बोलते थे कि आप अपने स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिए, ठीक है, ना कि आप वैसा काम कीजिए जिससे गवर्नमेंट को हेल्प हो, ठीक है ना। नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट, पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। दे मस्ट फाइट फॉर स्वराज। देखिए, अब आते हैं 1905 के पार्ट पे। 1905 में जो वायसरॉय था कर्जन, CURZON, ये जो कर्जन जो था वो पार्टीशन करना चाहता था, पार्टीशन बंगाल, वो बंगाल को पार्टीशन करना चाहता था। अब मैं आपको कहानी समझाता हूँ। वो पूरे बंगाल को, बंगाल कहाँ पे है पता है आपको? वेस्ट में नहीं है, नॉर्थ। यहाँ पे है, यहाँ पे बंगाल है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका MP हो गया, MP के पास में ही है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता, MP के पास है। यहाँ बिहार, यहाँ झारखंड, यहाँ वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल के ठीक नीचे उड़ीसा, ठीक है, ये हो गया एमपी, ये हो गया यूपी, और यहाँ हो गया छत्तीसगढ़, फिर हो गया इधर गुजरात, इधर राजस्थान, और फिर इधर हो गया गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये यहाँ एमपी हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बंगाल को पार्टीशन किया जा रहा था इस बेसिस पे कि नॉन बंगाली और बंगाली को अलग करने की कोशिश की जा रही थी, और इसका बस सिंपल सा रीजन यही था, वो ये चाहते थे कि बंगाल का डिवीजन हो, है ना, ताकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो। मेरी बात समझ में आ रही? द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग the Bengal for better administration, कैसे आप एक क्लास को 2-4 सेक्शन में बांट देते हो ताकि आप अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सको, अच्छे से आप अपनी चीज़ों को अप्लाई कर सको, है कि नहीं है? लेकिन आगे लिखिएगा, द पार्टीशन ऑफ बंगाल infuriated people all over India. और लोग सभी के सभी हजारों लोग जो है सो ऐसे रोड पे आ गए। ये देखिए, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बंगाल का जो है सो डिवीजन हो, वो नहीं चाहते थे कि बंगाल का क्या हो, डिवीजन हो। क्यों? किसी भी आपको अच्छा लगेगा कि ये आपकी पूरी घर को 2 पार्ट में बांट दिया जाए? नहीं। एक तरफ रिद्धिमा रहे, एक तरफ सानवी रहे? नहीं। तो सिंपल सी बात है कि किसी का भी स्टेट, कोई भी किसी का भी घर जब बढ़ता है तो वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। मेरी बात पाकिस्तान और इंडिया तो उसकी कहानी मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, अभी जस्ट बताऊंगा, क्योंकि ये कांग्रेस में ना मुस्लिम लीग भी थे, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद जिन्ना, और उन्होंने डिमांड रखी थी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। अभी आ रहा है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं वही कहानी को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अब बस आप 2 चीज़ समझ लो कि स्वदेशी मूवमेंट इसको बोला गया, ठीक है। अब पीपल जो गैदर होने स्टार्ट हो गए लार्ज नंबर पे, गैदर ऑन द लार्ज स्केल, और इसी को जो है सो स्वदेशी मूवमेंट बोला गया, ठीक है। और ये चीज जब आंध्र प्रदेश पहुंच गई, आंध्र प्रदेश जब यही मूवमेंट आंध्र प्रदेश पहुंच गई, तो उन्हें वंदे मातरम जो है सो मूवमेंट बोला गया, वंदे मातरम मूवमेंट बोला गया। In Andhra Pradesh, it was known as वंदे मातरम मूवमेंट। अब जो मुस्लिम लीग थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जितने भी मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे मुस्लिम, जितने भी नवाब थे, ये सारे ने मिलकर ऑल इंडिया लीग बनाया 1906 में, और ये कहानी हुई 1905 में, मतलब एक ही साल के बाद जो है सो, अब मैं आगे लिख देता हूँ कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was established in कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ भाई? ये ढक्का, पता है आपको ढक्का कहाँ पे है? गूगल पे देख लेना, ठीक है। बाय मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब का मतलब उस टाइम के जो राजा लोग थे वो, और जो जमींदार लोग थे मुस्लिम, ये लोगों ने मिलकर एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं AII,
एम एल, नहीं AIML, AIML, ठीक है, AIML, AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। नहीं, यहाँ तो होगा आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टार्ट हुआ। अब ये मेन फैक्ट जो है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हो गया इंडक का। और ये ज़्यादातर कौन से लोग इनको उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइज किए थे उनमें थे मुस्लिम लीग और मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब थे, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, क्या लॉजिक क्या था। दे joined Congress then they supported partition of Bengal। अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कर दिए, ये मुस्लिम लोगों ने सपोर्ट कर दिया कि हाँ पार्टीशन हो जाना चाहिए बंगाल का। पूरे मुस्लिम लोगों ये इस ग्रुप ने, इस पार्टी ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, ठीक है, सपोर्ट कर दिया। अब जिसके वजह से कांग्रेस में भेदभाव, कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। ये मुस्लिम लीग को फिर बोला गया कि चलिए हटिए, आपका विचारधारा कुछ और है, हमारा विचारधारा कुछ और है। क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट जो हुआ, स्वदेशी मूवमेंट और वंदे मातरम जो मूवमेंट हुआ, इसमें लार्ज स्केल में तो कांग्रेस ही एक्टिव था। और कांग्रेस इसको क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, उसको रोक रहा है, और ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो फिर स्प्लिट हो गया। लिख देता हूँ यहाँ पे 1907 में, है ना, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1906, स्प्लिट इन 1907 में, सॉरी 1907 में। फिर गांधी जी को लगा, ठीक है, गांधी जी के बारे में मैं गलत बोल रहा हूँ। फिर जो है सो ये जो बाल गंगाधर तिलक थे और जो उस टाइम पे जो लोग थे, अभी तक गांधी जी का एंट्री हुआ नहीं है इंडिया में, ठीक है। अभी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, लाला लाजपत राय, यही सब थे, ठीक है। इन लोगों को लगा कि पूरे अगर इंडिया को एकजुट करना है और हमें जीतना है पूरे कांग्रेस से, ब्रिटिश से, तो हमें एकता रखना पड़ेगा, यूनिटी रखना पड़ेगा। फिर 1915 के दिसंबर में रीयूनाइट हो गया ये दोनों ग्रुप। मतलब रीयूनाइट, एक बार यूनाइट हुआ, ज्वाइन हुआ कांग्रेस में, फिर ये सपोर्ट किया पार्टीशन को, तो फिर स्प्लिट हो गया बाय कांग्रेस, कांग्रेस से स्प्लिट हो गया। और फिर से दे रीयूनाइट विथ कांग्रेस इन दिसंबर 1915। लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? एक बार समझा देता हूँ फिर से। डक्का में जो है सो मुस्लिम लैंडलॉर्ड नवाब ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया 1906 में, ठीक है। ये इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, ठीक है, फॉर नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट वो सपोर्ट करना चाहते थे, नेशनल मूवमेंट, क्योंकि मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब तो गुलामी थे अंग्रेज के, तो सब चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल। गलती यही हो गया इन लोगों से कि इन लोगों ने पार्टीशन को सपोर्ट कर दिया। पार्टीशन को सपोर्ट करने के कारण फिर इन्हें अलग होना पड़ा, किससे, कांग्रेस से, क्योंकि वो क्या हो गया एक तरीके से जो है सो हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो थिंकिंग है वो अपोजिट होने के कारण। फिर बाल गंगाधर तिलक जो मॉडरेट्स थे उस टाइम के, जो मॉडरेट लोग थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन लोगों के वजह से जो है सो फिर से रीयूनाइट हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 9 दिसंबर 1950 में। इतना लिख लीजिए। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि मास लेवल पे नेशनलिज्म बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब गांधी जी की एंट्री होती है। हम आपको बता देते हैं कि गांधी जी की एंट्री हो गई 1915 में। ये जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब फिर से दोबारा यूनाइट हो गया, उसी टाइम पर महात्मा गांधी जी का एंट्री होता है इंडिया में, ठीक है। उस समय उनका एज 46 था और टाइम फ्रेम था 1915 इन इंडिया। अब लॉजिक समझो अब जल्दी से। साउथ अफ्रीका में वो थे वहां पे, ठीक है। कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में थे।
और वहां पे क्या चल रहा था, ब्लैक और व्हाइट का White का। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एज वी नो दैट कि जो ब्लैक्स के लिए रेलवे स्टेशन, प्ले ग्राउंड सब कुछ अलग ही था, सब कुछ अलग था, ठीक है। उनके लिए सारा कुछ, सारी फैसिलिटीज अलग थी और काफ़ी सस्ते रेटों में ट्रेन थी, और वाइट लोगों के लिए अलग थी। गांधी जी को क्या हुआ, ट्रेन से उतार दिया गया क्योंकि गांधी जी ब्लैक थे। गांधी जी को बड़ा लगा सदमा, ठीक है, उनको लगा कि अब जो है सो ये हमको ट्रेन से उतारा है, हम अपने देश जाएंगे और वहाँ से ब्रिटिश को बाहर निकालेंगे, अपने देश से ही बाहर निकालेंगे। तो वो आ गए यहाँ पे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ही अराइव्ड फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका, केम इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से तो आ गए। अब इसके बाद मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो पूरे 1 साल जो है सो पूरे इंडिया में घूमते रहे, ठीक है। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर 1 ईयर, 1 साल तक तो वो पूरे तरीके से घूमते रहे, ठीक है। घूमते घूमते सबसे पहले वो गए चंपारण में, बिहार में पड़ता है। वहाँ हो क्या रहा था कि वहाँ पे इंडिगो, मैंने कल बोला था आपको सर कि इंडिगो की खेती ना एक्सपॉइल कर देती है जमीन को, फर्टाइल सॉइल को डिग्रेड कर देती है। फिर भी वो फोर्सफुली वहाँ पे कराए जा रहे थे, तो उसको वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने इस चीज़ों को नाम दिया गया सत्याग्रह। दूसरा नंबर बात मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद में वो गए थे कॉटन मिल के वर्कर से मिलने, जहाँ पे उन लोगों को पैसे कम मिल रहे थे, ठीक है। फिर वहीं पे उन्हें बिहार में उन्हें जो है सो राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से अहमदाबाद में, गुजरात में जो अभी भी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उनसे इनकी मुलाकात हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुलाकात हुआ किनसे, गांधी जी से, अहमदाबाद में, गुजरात में, और बिहार में जो है सो इनका मुलाकात हुआ राजेंद्र प्रसाद से, राजेंद्र प्रसाद से। सोचो, राजेंद्र प्रसाद बने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काम के आदमी मिले इनको, बिहार में गए तो, और अहमदाबाद में गए तो इन्हें कौन मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल मिल गए, ठीक है। ये सब अब इनको हेल्प करने लगे, किसके लिए, फ्रीडम के लिए, ठीक है। अब आया रॉल्ट एक्ट। आपको पता रॉल्ट एक्ट क्या था? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। रॉल्ट एक्ट में क्या हुआ सर कि सत्याग्रह तो अगेंस्ट रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट कर दिया गया। रॉल्ट एक्ट जो है सो आप मान के चलो कि उसी टाइम पे जो है सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। जहाँ पे हुआ ये कि बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ गई किसे, ब्रिटिश कंपनी को, वो वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स थे उन सबका रेवेन्यू बढ़ा दिया, टैक्सेज बढ़ा दिया, गुड्स के सामान प्राइस बढ़ गए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जिसकी वजह से लोग हड़ताल करने चालू हो गए, ठीक है। लोग सत्याग्रह सभा करना चालू कर दी कि नहीं, अब ये तो बहुत जुल्म हो रहा है, इसको तो हमें हटा ही देना चाहिए, ठीक है। रॉल्ट एक्ट आप लिख लीजिए, 6 अप्रैल 1919 को, ये एज ए डे नॉन वायलेंटेड ऑपोजिशन टू द एक्ट। 1919 में जो है सो रॉल्ट एक्ट आया। अभी लिख लो कि बाद में लिख लो? हाँ, 1919 में रॉल्ट एक्ट आया, फिर एक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1919 में ही जलियांवाला बाग, इसको जलियांवाला बाग क्यों कहते हैं? क्योंकि जलियांवाला एक गार्डन था, उस गार्डन में इसको कौन था, जनरल डायर जो था, जनरल डायर नाम था। जनरल मतलब एक पोजीशन, जैसे कोई एक पुलिस का पोजीशनिंग होता है ना, एसपी उसी तरीके से जनरल डायर नाम का एक पर्सन था। उनको लगा कि जलियांवाले बाग में जो लोग हैं ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोजिशन में, रॉल्ट एक्ट के अपोजिशन में प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप जो है सो बंदूक से भून डालो लोगों को, और बहुत सारे लोग जो है सो, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है सो उस दिन मर गए थे ड्यू टू ब्रिटिश फायर। जलियांवाला बाग, ठीक है। जनरल डायर इन द अमृतसर ऑन द बैसाखी डे 13 अप्रैल को जो है सो बैसाखी का दिन था। अब उसमें बहुत सारे लोग तो फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, वो लोग भी चले गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि ये चीज़ जो है सो बहुत ही
खतरनाक थी और ये इंसिडेंट काफ़ी बैड इंसिडेंट थी अपने पूरे हिस्ट्री में। ठीक है, इतनी तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। 1920 में जो है सो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर जो है सो पीपल लोगों को पैचअप किया गया, अलग अलग जगह जा के जो है सो लोगों को एकजुट किया गया। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, आपके पास पेन पेंसिल है तो मैं टिक लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि जब ये लोकल मूवमेंट्स हो रहे थे, ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो रहे थे, तो कहाँ कहाँ गए और क्या क्या चीज़ें किए। तो खेरा में गुजरात में गए गांधी जी। ठीक है, वहाँ के बाद वो कोस्टल एरियाज़ में आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में गए। किस लिए गए मैं अभी बताता हूँ, पहले मैं एरिया टिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद वो सिंध में गए, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। फिर वो पंजाब में गए। ठीक है, इन सारे जगहों पर वो जो है सो घूमे और वहाँ के जो है सो कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको हम पीपल्स इनिशिएटिव में पढ़ते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ले लो इन खेरा। कहाँ पड़ रहा है ये? गुजरात में। यहाँ पे क्या हुआ कि लैंड रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, लैंड रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश। तो उनके खिलाफ जो है सो लोग जो है सो बोले हुए थे कि हम लैंड रेवेन्यू ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, लैंड रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश। तो उसके अगेंस्ट में जो है सो पीपल जो है सो स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको, स्ट्राइक कर रहे थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि कोस्टल मतलब समुद्र के इलाके वाले जो आंध्र प्रदेश थे, और इंटीरियर ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे क्या किया गया कि वहाँ पे लोकल अल्कोहल को बैन कर दिया गया एंड लिकर शॉप्स को जो है सो खोल दिया गया। लोकल अल्कोहल क्या था? लिकर शॉप्स, ठीक है, मतलब वहाँ के जो लोग जो अल्कोहल बनाकर बेच रहे थे उन लोगों को बोला कि आप नहीं बेचिए, आप बंद कर दीजिए। और ये विदेशी वाले जो है सो, फॉरेन वाले जो है सो लिकर जो है सो अल्कोहल बिकेंगे, तो इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा, वहाँ के लोकल लोगों को तो घाटा हो गया, जो जिनकी खुद की रोजी रोटी चल रही थी। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? फिर उसके बाद जो है सो आंध्र प्रदेश में ही एक गुंटूर नाम का जगह था, आंध्र प्रदेश में। वहां पे क्या हुआ कि फॉरेस्ट को एक्सेस करने से ब्रेक लगा दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश स्टॉप टू देम टू यूज रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को जो है सो क्या करने से रोक दिया गया, यूज करने से रोक दिया गया। खोल दीजिए, वो खुल जाएगा। तो रिसोर्सेज को यूज करने से जो है सो रोक दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब रिसोर्सेज को यूज करने का मतलब आप समझो कि लेट सपोज करो कि हम अगर यहाँ के लोग हैं और मैं बकरी जो है सो चला रहा हूँ मैं, तो मुझे बकरी को खिलाने के लिए, कैटल को खिलाने के लिए घास चाहिए। अब मैं जंगल में ले नहीं जा सकता हूँ कि वो घास खाएगा। सोचो उस लेवल तक की रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था। और अगर आपने यूज किया फॉरेस्ट को तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और आपने पैसे नहीं दिया तो आपके सारे पशु को, गाय हो गए, बकरी हो गए, वो फैलोज हो गए, उन सबको खोल के जंगल में छोड़ दिया जाएगा पनिश के लिए। गया आपका गाय। समझ रहे हो बात? आगे बढ़ते हैं। सिंध जो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध नाउ इन पाकिस्तान। अब ये स्पेलिंग समझ में आ जाएगा ना? नहीं जाएगा तो मैं ये पेज नंबर आपको हिंट कर देता हूँ। पेज नंबर है 117 to 118, 117 और 118 में ये सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, सिंध जो पाकिस्तान में है, वहां पे जो है सो मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट वर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। अब देखो वहां के जितने भी जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे एंड मुस्लिम ट्रेडर के साथ साथ जो है सो जितने भी वहाँ के जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, पीजेंट्स थे, वो जो है सो
काफ़ी ज़्यादा इच्छुक थे। सिख होने का मतलब होता है कि पूरे जोशीले थे कि नहीं हमें तो खिलाफत करना है, मतलब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है और हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जल्दी से लास्ट टॉपिक पे। तो लास्ट हमारा ये था कि पंजाब में, हाँ, इन पंजाब जो अकाली थे, अकाली एटिगेशन मतलब देखो सिख लोग जो थे ना वहाँ के, सिख लोग जो थे वहाँ के पंजाब के जो अकाली जगह है, वहाँ के जो सिख लोग थे वो चाहते थे क्या कि जो गुरुद्वारों में जितने भी लोग जो वर्क कर रहे हैं वो सारे वर्क करने वाले लोग करप्टेड हैं। दे वर करप्टेड एंड सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। कौन लोग? गुरुद्वारा में काम करने वाले जो लोग थे, पुजारी हो गया, वहाँ के कोई भी लोग थे, वो लोग करप्टेड थे। करप्टेड होने का मतलब कि गुरुद्वारा में कोई पैसा आ रहा है वो अपने पॉकेट में वो डाल रहा है, तो वो करप्शन हो गया। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुरुद्वारा कोई पैसे आ रहे हैं वो अपने पॉकेट में डाल रहे हैं, तो वो सारे करप्टेड लोग हो गए। तो वहाँ के जो सिख लोग थे उन्होंने वो चाहते थे कि दे शुड बी रिमूव्ड, उनको रिमूव करना पड़ेगा, उनको यहाँ से बाहर निकालना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? ये सारी सिचुएशन थी। उसके बाद जो है सो फिर धीरे धीरे और आगे कहानी बढ़ी, ठीक है। दांडी यात्रा आया, फिर उसके बाद जो है सो पार्टीशन की कहानी आई, फिर उसके बाद जो है सो अपना इंडिया धीरे धीरे जो है सो आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद एक और जो छोटी सी चीज़ है सो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का डिमांड किया, उनने डिमांड किया, वो चाहते थे क्या कि ईस्ट में और वेस्ट में इंडिपेंडेंट स्टेट उसको मिले, जिसको ईस्ट वाले को पाकिस्तान बोला गया, बाद में बांट के दे दिया गया, और वेस्ट वाले को बांग्लादेश बोला गया। तो ये इसी का डिमांड था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ही डिमांड था कि मुझे आज़ादी के बाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जहां पे हम लोग रहेंगे। बट फिर वो तो खतरनाक एकदम था। इसीलिए तो गांधी जी को मार दिया नाथूराम गोडसे ने। यहाँ तक तो बात फिर भी ठीक था। अब पूरे इंडिया के मैप पे जो है सो ये इसमें यहाँ पाकिस्तान, यहाँ बांग्लादेश। अब गांधी जी ये सोच रहे थे कि यहाँ पे रास्ता बनाया जाए ओपन कनेक्ट करने के लिए, तभी जो है सो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को शूट कर दिया कि चलो इतना तो ये पार्टीशन तक तो हम सह लिए कि चलो ठीक है, प्रॉमिस किया था एट दैट टाइम, सपोर्ट चाहिए था तो चलो हम दे दिए। लेकिन अब ये पाथ वाला काम नहीं हो पाएगा। जब इंडिया फ्री हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, और ऑल इंडिया लीग के जो हेड थे मोहम्मद जिन्ना, वो बने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। और बांग्लादेश का नहीं कहानी पता है मुझे, और इसमें भी दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। समझ आ गया आपको? सर्बी